सोचिए, इंटरव्यू में एक कैंडिडेट बैठा है। आप कैसे जानेंगे कि वह सही है या नहीं? क्या रिज्यूमे देखना काफी है? नहीं। सही सवाल पूछकर ही आप उनकी सोच और काम करने का तरीका समझ सकते हैं। आज मैं आपको ऐसे सवाल बताऊंगा जो आपकी हायरिंग को बेहतर बना देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसका नाम है बिल्ड। और हम लोग सीख रहे हैं कि कैसे आप अपनी टीम बिल्डअप कर सकते हैं। और इस समय हायरिंग प्रोसेस के ऊपर बात चल रही है। जब कोई कंपनी, अच्छी कंपनी, एप्पल जैसी कंपनी जब किसी को हायर करती है तो टोनी फेडल, जो कि एप्पल के साथ ऑलमोस्ट 10-15 साल तक काम किया उन्होंने, उनका जो सबसे लाइफ सेविंग प्रोडक्ट था जिसने एप्पल को बचा लिया, बढ़ते बढ़ते बचा लिया, वो था आईपॉड। He was one of the main person involved in the development of that thing. इसके बाद इन्होंने अपनी खुद की दूसरी कंपनी बनाई नेस्ट के नाम से। अब उसका नाम चेंज हो चुका है, उसका नाम अब गूगल नेस्ट हो चुका है और 10 साल से ज़्यादा बड़ी कंपनी हो चुकी है और वो भी बहुत सक्सेसफुल कंपनी है। तो हायरिंग प्रोसेस कैसे किया जाता है इसके बारे में हमने 2-3 वीडियोस में कवर किया है। अब आगे पढ़ते हैं। जब इंटरव्यू होता है वो भी शायद आज हम लोग कवर करेंगे। और जब किसी कैंडिडेट को आप हायर कर लेते हैं तब क्या करना है, थोड़ा बहुत उसके बारे में बात करेंगे। ये मुझे बाद में पता चला कि कोई भी आदमी परफेक्ट नहीं होता। जब मैंने किसी एक अच्छी कंपनी में जॉब की तब उन्होंने मुझे हेल्प किया सीखने के लिए, ट्रेन करने के लिए। लेकिन जब मैं खुद अपना ऑर्गेनाइजेशन बना रहा हूँ तो मुझे ये चीज़ लगता था दिमाग में कि जब किसी को आप हायर करेंगे तो उसको उसका अपना काम आना चाहिए। ये हर किसी को ऐसा लगता है कि जब हायर कर लिया तो उसको उसका काम आना चाहिए। तो टोनी फेडल ने मुझे याद दिला दिया कि आप किसी को हायर करेंगे उसके बाद भी वो इम्परफेक्ट है, उसको आपको सिखाना पड़ेगा, ट्रेन करना पड़ेगा। जब आप किसी को हायर कर लेते हैं तो सबसे पहले आपको मालूम करना पड़ेगा कि अगर उसको ट्रेन करना है, उसको चीज़ें नहीं आती हैं तो कौन कौन से उसकी वीक स्पॉट्स हैं। ये चीज़ आपको पता तो रहेगा कि उसकी वीक स्पॉट्स हैं, लेकिन आपको ये मालूम करना है उसकी कौन सी वीक स्पॉट्स हैं जिसको आपको फुलफिल करना है, कंप्लीट करना है, ठीक करना है। ये आपका ही काम है। जैसे आपके अपने बच्चे का मैथ्स कमज़ोर है, इंग्लिश कमज़ोर है तो सब्जेक्ट पता चलता है, लेकिन जब आप किसी को हायर करते हैं तो उसका मल्टीपल स्किल्स होते हैं, उसमें से कौन सा स्किल उसका कमज़ोर है ये आपको खुद ही चेक करना होगा अपनी टीम के साथ, लीडरशिप टीम के साथ। और एक बार आपने हायर कर लिया या किसी के साथ कनेक्टिविटी हो गई आपकी और उस आदमी की, उसके बाद कोई ब्लैक बॉक्स नहीं होना चाहिए। मुझे याद है जब मैंने पहली कंपनी ज्वाइन की थी, पहली जॉब ज्वाइन की थी, वो मैंने मैक्सिमम 1 महीने के लिए की थी। उसमें मैंने झूठ बोला था उसको। उस समय मैंने MBBS कंप्लीट नहीं किया था और इंटर्नशिप जस्ट चल रही थी और मैंने बोल दिया होगी इंटर्नशिप और ज्वाइन कर लिया। और मेडिकल डॉक्टर का काम नहीं था, वो एक तरह का मेडिकल डॉक्टर मार्केटिंग का काम था। तो मुझे लगा वैसे भी जान तो जाएगी नहीं किसी की, दवाई तो दूंगा नहीं, खाली मार्केटिंग कर रहा हूँ। तो मैंने झूठ बोल दिया था मेरा कंप्लीट हो गया MBBS। तो बाद में जब उसको मालूम पड़ा डॉक्टर को तो ही वॉज अपसेट, बट ही नेवर थ्रू मी आउट। उसने कहा तो मुझे बता देना चाहिए। तो आप जब किसी को हायर कर लेते हैं तो ट्राई टू सी कि आपके और उसके बीच में कोई ब्लैक बॉक्स नहीं होना चाहिए, सब कुछ क्लियर होना चाहिए। आपको उसके बारे में जितना पता होगा उतना ही आप उसको हेल्प कर पाओगे ट्रेन करने में। आपने इवैल्यूएट कर लिया, इंटरव्यू ले लिया, उसके बाद क्या? उसके बाद भी लोग डाउट के साथ देखते हैं, लेकिन टोनी कहते हैं एक बार आपने किसी को हायर कर लिया तब आप कमिट करिए। थोड़ा सा उसको सोचिएगा ये क्या बोल रहे हैं। आपने जब किसी को हायर कर लिया, टोनी कहते हैं, तो हो सकता है आपके अंदर में ढेर सारे कंसर्न हो, डाउट्स हो, लेकिन फिर भी आप 100% ट्रस्ट के साथ काम करिए उसके साथ कि मैं सिखा लूंगा उसको और ये आदमी काम करेगा। टोनी कहते हैं कि एक बार आपने किसी को हायर किया तो उसके पहले आप रेफरेंस चेक कर लो, कौन उनको रेफर कर रहा है। कायदे का रेफरेंस होना चाहिए, उसका पास चेक कर लीजिए। और आपने डिसाइड कर लिया कि आपने उनको हायर करना है। उसके बाद आपको यह भी डिसाइड करना होगा कि मुझे इस आदमी के ऊपर ट्रस्ट करना है। एक काम में, जैसे अभी हम लोग काम कर रहे हैं, अभी मुझे ऑलमोस्ट 100% ट्रस्ट है दिलीप के ऊपर, सुधीर के ऊपर, पल्लवी के ऊपर, मिथुन के ऊपर। हाँ, उनके सबके अंदर में कमियां हैं। दिलीप को अंग्रेजी पढ़ने नहीं आती, सुधीर को नहीं आती, बट आई ट्रस्ट देम। उनको मैं धीरे धीरे ट्रेन भी कर रहा हूं, लेकिन मैं इस पूरे सेंटर को उनके भरोसे छोड़ के जा सकता हूं। तो यू हैव टू ट्रस्ट। ऐसे बहुत से लोग नहीं कर पाते। टोनी कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता है कि आप किसी के साथ एक रिश्ता डेवलप करें जिसमें ट्रस्ट 0 है और फिर आप एक्सपेक्ट करें कि वो आदमी आपको प्रूव करके दिखा देगा कि वो अच्छा एम्प्लॉई है।
पहले आपको ट्रस्ट देना पड़ेगा, तब वो आपको अपने आप को प्रूव कर पाएगा। टोनी कहते हैं जब आप एक अपनी नई जर्नी स्टार्ट कर रहे हो, नए एम्प्लॉय को हायर कर रहे हो, नया जॉब स्टार्ट कर रहे हो या एक नई पार्टनरशिप स्टार्ट कर रहे हो, आपको ये बिलीव करके चलना पड़ेगा कि ये काम करेगा। पहली बात तो पापा मम्मी जब चाचा के साथ काम करते थे तो हायर थोड़ी किया, कोई इंटरव्यू थोड़ी किया, उनको ट्रेन थोड़ी किया, एक कंपनी नहीं बनी थी। वो एक फैमिली में, जैसे चाचा कहते हैं, सेटअप करने के लिए पापा ने ये सब चालू किया था। तो वो तो बिजनेस था ही नहीं। लोग सोच रहे थे कि बड़ा बिजनेस खड़ा हो जाएगा, लेकिन बड़ा बिजनेस करने के लिए आपको एक टीम बनानी पड़ती है। ये टीम नहीं थी। भाई भाई जब बिजनेस करने की कोशिश करते हैं साथ में, तो शुरू से ही टीम नहीं होती है। आपको कॉन्शियसली पता होना चाहिए कि मैं एक बड़ी कंपनी बनाने वाला हूं और उसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। अब देखिए, जब हमने यहाँ पर काम शुरू किया तो मैंने दिलीप से पूछा कि आप आ रहे हो मेरे साथ काम करने के लिए। एक्सरे डिपार्टमेंट दिलीप की वजह से लगा हुआ है। मेरा प्लान नहीं था कि मैं एक्सरे लगाऊंगा। एक्सरे में कम से कम 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट था। तो दिलीप ने कहा सर हम आएंगे, और दिलीप अपने साथ अपनी बेटियों को भी लेकर आए। तो जब इतना बड़ा 20 साल की नौकरी छोड़ करके एक आदमी आया तो मुझे बिलीव हो गया कि वो आदमी मेरे साथ काम करेगा, और वो धीरे धीरे करके मेरे और भी बहुत ढेर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेता जा रहा है दिलीप। अच्छा, इसी के साथ साथ ऐसा भी होगा कि आप किसी को हायर करेंगे और वो आदमी ट्रस्टवर्दी नहीं होगा। जैसे पिछले 2 सालों में एक अंबुज नाम का एक आदमी था, एक माथुर नाम का एक लड़का था, और एक शिवी नाम की एक लड़की थी। इन तीनों को मैंने बहुत ट्रस्ट किया, और फिर फाइनली मुझे समझ में आया कि इन लोगों को चले जाना चाहिए। अंबुज को तो मैंने विदिन 1.5 मंथ में हटा दिया, क्योंकि कम्युनिकेशन नहीं दिखाई दिया मुझे। अंबुज के और हम सबके बीच में कम्युनिकेशन नहीं आया, और भी वजह थे। और ऐसे ही माथुर के साथ भी हुआ। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर कोई आदमी आपको धोखा दे दे या कोई आदमी ट्रस्टवर्दी ना लगे तो आप ट्रस्ट करना बंद कर दें। आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा अगर आप एक बिजनेस करना चाहते हैं। आपको इसी बीच में ट्रस्टवर्दी लोग भी मिलेंगे और ऐसे भी मिलेंगे जो बिल्कुल ट्रस्ट के लायक नहीं है। वो बुरे नहीं होंगे, लेकिन शायद आपके साथ उनका नहीं जम रहा है। तो ट्रस्ट फिर भी कंटिन्यू करते रहिए, नए लोगों को सर्च करते रहिए। नहीं करेंगे तो आप बिजनेस खड़ा नहीं कर सकते, आप नई नई अपॉर्चुनिटीज नहीं खड़ी कर सकते। ये सारी बड़ी कंपनीज जो बनी हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, करोड़ों सैकड़ों हजारों करोड़ की कंपनीज बनती हैं, वो सब ट्रस्ट पे बनती हैं। आप अकेले बिजनेस नहीं कर सकते। हायरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूरा का पूरा गेम बिजनेस का आप अकेले नहीं चला सकते। ऐसा गेम है बिजनेस जिसमें आपको बहुत 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 हेल्प चाहिए होती है। मैं हमेशा मांगता रहता हूँ सबसे, भैया मेरा वीडियो एडिट कर दो, कोई मेरा वीडियो देख लो, कोई स्पेलिंग चेक कर दो। ये एक बड़ा गेम है, हेल्प चाहिए होती है। आज ही एक मैं वीडियो देख रहा था, बिजनेस मॉडल ऑफ सदगुरु के पास आज उतने लोग काम करने को तैयार हैं, कर रहे हैं उसके साथ, जितना अगर उसको पेमेंट करना हो, सैलरी देना हो, तो टाटास के बराबर हो जाएगा। 2.5 लाख वॉलंटियर्स काम करते हैं सदगुरु के लिए, फ्री में वॉलंटियर्स हैं। अगर उनको सैलरी देना हो तो बैंकरप्ट हो जाएगा, वो सस्टेन नहीं कर सकता। तो एक बिजनेस एक ऐसी चीज है जहां पर आपको ढेर सारा हेल्प चाहिए, ढेर सारा। एक कंपनी में जितनी इंपॉर्टेंट अच्छे एम्प्लॉयज की है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंस है अच्छे रिक्रूटर्स की। रिक्रूटर मतलब जो खोजेंगे आपके लिए टैलेंट, एचआर डिपार्टमेंट के जो हेड होंगे, क्योंकि वही है जो जाकर के टैलेंट सर्च करेगा, हायर करके लाएगा। नेस्ट कंपनी के साथ जो सबसे पहले रिक्रूटर थे, टोनी बताते हैं, उनका नाम है जोस कॉन्ग। टोनी कहते हैं जब हमने डिसाइड किया कि हमें कंपनी बनानी है तो हमको पता था कि जोस तो चाहिए ही चाहिए हमें, क्योंकि उसने हमको आईपॉड और आईफोन के लिए जो टीम बना के दी थी वो सुपर पावर वाली टीम थी। जब ये सेंटेंस मैंने सुना, मैंने पढ़ा, तो मुझे ख्याल आया बचपन में हम लोग क्रिकेट खेला करते थे नहीं, और टीम सेलेक्ट किया करते थे, और हम लोग बोलते थे वो मेरी टीम में रहेगा, वो मेरी टीम में रहेगा, वो बॉलर बड़ा अच्छा है। जो आपको टीम बनाने का मौका होता है तो जो बेचारे नए खिलाड़ी होते हैं उनको बोलते हैं तुम रख लो। अच्छे खिलाड़ियों को खुद रखते हैं। तो जोस कॉन्ग ऐसा ही आदमी है जो सब अच्छे लोगों को जानता है, उनको इकट्ठा किया। तो जोस को हम कैसे नहीं रखेंगे? जोस के बारे में 2 सुपर पावर्स उसकी खुद की है। सबसे पहला तो वो बहुत अच्छा है, उसकी आंखें नजरें बहुत पारखी वाली हैं, वो टैलेंट को पहचान जाता है। टोनी कह रहे हैं उसके अंदर में एक खासियत है, वो क्या है? इनक्रेडिबली, मतलब बहुत ज्यादा, अनफ्लैपेबली, मतलब उसको आप हिला नहीं सकते, इमेंसली एंथुजियास्टिक, वो बहुत ज्यादा एंथुजियास्टिक है, बहुत ज्यादा एनर्जी से भरा हुआ है। और उसका जो एंथुजियाज्म है, जिसको हम जिनोंगा में पढ़ते हैं ना, प्रीति, वो
भरा हुआ है, इन्फेक्शियस है, दूसरों को दिखाई दे जाएगा। और वो जाकर दूसरों को बताया करता था, अरे तुम्हें पता है नेस्ट बन रही कंपनी, दुनिया बदल देगी, दुनिया। और यहां पर थर्मोस्टैट बना रहा है वो, जो घर का टेम्परेचर कम करेगा, और वो लोग क्या बोलते हैं, दुनिया बदल देंगे। स्टीव जॉब्स भी का भी दिमाग ऐसे ही था। स्टीव जॉब्स क्या बोलता था, हम लोग कैसे प्रोडक्ट बनाएंगे, वो क्या करेगा दुनिया में, डेंट इन द यूनिवर्स। और हम यहां पर लिटरली डेंट इन द यूनिवर्स कर रहे हैं, मतलब जनोगा पढ़ा रहे हैं, भगवत गीता पढ़ा रहे हैं, तो हमारे अंदर में वो चीज होनी चाहिए जो उसके अंदर में है। सेल्स में तो खासतौर से होनी चाहिए, बट यहां तो ये रिक्रूटर है, इसका तो काम सेल्स का भी नहीं है। बट देखा जाए तो हर जगह आप सेल्स करते हैं। जब आप एक बिजनेस कर रहे हैं तो सेल्स कर रहे हैं, जब आप जॉब कर रहे हैं तो सेल्स कर रहे हैं, इनफैक्ट जब आप गवर्नमेंट जॉब भी कर रहे हैं तब भी आपको सेल्स करना पड़ेगा। मैं देख रहा था कि आपको अगर कोई अच्छी पोस्टिंग चाहिए तो उसके लिए आपको सेल्स करना पड़ेगा। यू नीड लॉट्स ऑफ एनर्जी, जैसा इस आदमी के अंदर था। अच्छा, क्यों आपको सेल्स करना पड़ेगा? क्योंकि जो अच्छे टैलेंटेड लोग हैं वो आपके साथ क्यों काम करेंगे भाई? कोई वजह तो होनी चाहिए। आप स्टार्टअप हैं तब भी, आप बड़ी कंपनी है तब भी। बताया ना, जॉन स्कली था उसका नाम, स्टीव जॉब्स उसको लेकर आया एप्पल में काम करने के लिए। और पता है उसके पहले वो कहाँ काम करता था? कोका कोला में काम करता था। और स्टीव जॉब्स उसके पास गया, बोलता है जिंदगी भर चीनी और पानी बेचते रहोगे कि दुनिया को बदलने वाले प्रोडक्ट्स पे काम करोगे? कोका कोला से सीधे एप्पल पे आ गया वो। और इसी की वजह से बाद में जॉब से निकाला, स्टीव जॉब्स को भगाया गया क्योंकि वो बदतमीज था। स्टीव जॉब्स ने उसको बनाया सीईओ, स्टीव जॉब्स जॉन स्कली को। और वो खुद सब चीज देखता था, वो था तो सीईओ खुद, और इसको भी लेकर आया कि ये सीईओ रहेगा और मैं भी रहूंगा हेड। बट धीरे धीरे इसकी बदतमीजी इतनी ज्यादा थी, प्रोडक्ट्स के ऊपर इतना फिनिकी था कि इसके नेचर को बर्दाश्त नहीं कर पाए, इनको निकाल दिया गया। बट ही वॉज वेरी एंथुजियास्टिक अबाउट एप्पल, कि एप्पल कोई ऐसी वैसी कंपनी नहीं है, वर्ल्ड चेंजिंग कंपनी है। आज जो हम लोग एप्पल के बारे में देखते हैं ना, इतना ऑ के साथ देखते हैं, वो स्टीव जॉब्स का बहुत बड़ा रोल है उसमें। उसने डायरेक्शन दिया है कंपनी को, क्योंकि जैसे जैसे पैसे आने लगते हैं, लोगों के पास आइडिया आते हैं, तो इतने ज़्यादा प्रोडक्ट, इतने ज़्यादा चीज़ें बनाते हैं कि सब उसका आइडेंटिफिकेशन खत्म हो जाता है। आज जी एक कंपनी है, वो क्या क्या बनाती है पता ही नहीं, ढेर सारी चीज़ें बनाती है, और कंज्यूमर्स तो उसको पहचानते भी नहीं। ब्रांड को जो कॉमन मैन कहाँ पहचानता है? बोलते हैं जोस इतना अच्छे से काम करता था कि एक के बाद एक ग्रेट लोगों को लेकर आता था काम करने के लिए। एक लेकर आया, फिर दूसरे को लेकर आया, और उसके बाद ये हमारे ऊपर था कि हम उन लोगों को इंटरव्यू करें, और अगर वो हमारे लिए सही है तो उनको हायर कर सकें। अब जब हम इंटरव्यू करेंगे तो कुछ ग्राउंड रूल्स सेटअप किए, किस टाइप के लोगों को हमको हायर करना है। उसके बाद पूरी जितनी टीम थी जो इंटरव्यू करती थी, उनको ये क्लियरली बताया गया कि हमारी कंपनी किन किन चीज़ों के बारे में सबसे ज़्यादा केयर करती है। अगर ये सब चीज़ें उस कैंडिडेट में मिलता है तो उसको रखेंगे, नहीं तो नहीं, चाहे कितना भी टैलेंटेड हो। सबसे पहली चीज़, हमको ऐसा बंदा चाहिए था जो कि मिशन ड्रिवन हो, जो दुनिया को बदलना चाहता हो, ऐसा कुछ मिशन के लिए काम करना चाहता हो। और इसके साथ साथ वो सचमुच में एक कस्टमर के लिए सोचता हो कि अगर कस्टमर मैं हूं। और ये जैसे जब नेस्ट बनी थी तो टोनी फेडल खुद थर्मोस्टैट के ऊपर कभी जिंदगी में काम नहीं किया था, कुछ नहीं पता था उनको उसके बारे में। खाली एक ही चीज़ थी, ये बोलते हैं जब हम सर्दियों में, मैं एप्पल में काम करता था, मैं अपने घर पे जाया करता था, एक बर्फीली जगह पे रहते थे, इतना ठंडा होता था हमारा कि थर्मोस्टैट जो हमारे पास पहले से था उसको ऑन भी कर दो तो भी गर्म होने में 6-7 घंटे लग जाते थे पूरा घर, क्योंकि वो वीकेंड्स में आया करता था। तो जब तक हम सुबह सुबह तक गर्म होगा तब तक हमारा पूरा टाइम खत्म हो गया, फिर अगले दिन हमको वापस जाना पड़ता था। तो ऐसी ढेर सारी प्रॉब्लम्स थी जो उसको लगता था सॉल्व हो सकती है, कि हम घर से ही ऐप से ऑन कर दें, मतलब जब हम ऑफिस में ऐप से ऑन कर दें वो ऑन हो जाए। ऐसे ढेर सारे आइडियाज़ थे उनके। तो बोलते वो मैं पैशनेट था कि एक सचमुच में सोल्यूशन क्रिएट करूं मैं थर्मोस्टैट का, टोनी कहते हैं। और ये आइडिया उनके पास एप्पल के समय से था, जब वो जॉब कर रहे थे, शुरू से आईफोन के साथ काम कर रहे थे, तब से उनकी ये प्रॉब्लम थी। तो ही वॉज मिशन ड्रिवन, ही वॉज कस्टमर ओरिएंटेड। और एक और चीज़ बोलते हैं, हमारी ये भी पॉलिसी थी कि नो एसहोल्स, कोई बदतमीज नहीं होना चाहिए। नो एसहोल्स जब बोल रहे हैं तो उसकी 4 कैटेगरी बताई गई है, वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे कि वो कौन कौन से लोगों को एसहोल्स बोलते हैं। इसमें बहुत कन्फ्यूजन की बात नहीं है। एसहोल्स कौन थे? जो पेपर पे सब कुछ जानते हैं, जो कुछ हमको चाहिए सब कुछ जानते हैं, उनके पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, लेकिन इसके साथ साथ उनके साथ कुछ प्रॉब्लम्स हैं। एक तो वो एरोगेंट है, बदतमीज है। दूसरा वो डिसमिसिव है, उनको बात करो, कोई नया चीज़ बताओ, ना ये नहीं हो सकता, तो ये एसहोल है। कंट्रोलिंग है बहुत ज़्यादा, उसका एकदम होड़ होना चाहिए, पकड़ होनी चाहिए। और लास्टली वो पॉलिटिकल है, दो लोगों के बीच की लड़ाई लग पा रहा है। तो ऐसे लोगों को उठाकर रेज्यूम खिड़की से बाहर फेंक दो, नहीं चाहिए। चाहे कितना भी IIT से पढ़ा हो, हार्वर्ड से पढ़ा हो, ऑक्सफोर्ड से पढ़ा हो, 20 साल का एक्सपीरियंस है थर्मोस्टैट में, लेकिन हमको नहीं चाहिए। सबसे पहले तो आपके दिमाग में होना चाहिए ये चीज़ कि हमको एरोगेंस चेक करना है। जब मैं इंटरव्यू लेता हूँ ना,
अभी आगे आगे देखिए, बताएगा अभी। चीज ऑफ तो एरोगेंट एरोगेंट था बट एरोगेंट आदमी जब कंपनी बनाएगा तो क्या करेंगे भाई, वो तो उसकी खुद की कंपनी है ना, तभी तो निकाल दिया गया, बाद में वापस लाया गया ना। टोनी फेडल कहते हैं अपने बारे में, आप किसी से पूछ लीजिए, जब मैं इंटरव्यू लेता हूँ ना तो मैं कोई आसान इंटरव्यूअर नहीं हूँ, मैं एकदम स्ट्रिक्ट, बहुत ही खराब तरीके से इंटरव्यू लेता हूँ। बोलते मैं घुसता हूँ आदमी के दिमाग के अंदर, घुसता हूँ साइकी के अंदर, और कभी कभी तो हम उसको इंटरव्यू लेते समय उसको स्ट्रेस कर देते हैं बंदे को, देखने के लिए कि वो स्ट्रेस झेल पाता है कि नहीं झेल पाता है। बोलते हैं सबका अपना अलग अलग स्टाइल होता है इंटरव्यू लेने का, बट आप किसी के साथ जिंदगी भर काम करना चाहते हैं तो आप ये तो नहीं कर सकते कि ऊपर ऊपर के आदमी को ऊपर ऊपर से टेस्ट कर लिया। आपको घुसना चाहिए यार। आप इंटरव्यू किस लिए कर रहे हैं? चैटिंग नहीं कर रहे हैं वहाँ पे, चलो थोड़ी बहुत बात कर ले, हेलो हाय ना, वहाँ पर किसी वजह से है वो आदमी आपके साथ काम करेगा तो किसी वजह से काम करेगा। टोनी कहते हैं जब मैं इंटरव्यू लेता हूँ तो मैं 3 बेसिक चीज़ों पर सबसे ज़्यादा फोकस्ड होता हूँ। 3 सवाल, वो कौन है, उन्होंने क्या क्या किया है, और जो किया है वो क्यों किया है अपनी ज़िंदगी में। सबसे पहले मैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू करता हूँ जिसका इंटरव्यू लेता हूँ कि तुम सबसे ज़्यादा क्यूरियस किस चीज़ के बारे में हो, क्या चीज़ तुम जानना चाहते हो। मैं बड़ी मम्मी को बोल रहा था उस दिन कि हम लोगों को ये सोचना पड़ेगा अगर कंपनी बनानी है कि अगले 10 सालों में हम क्या बनाना चाहते हैं, नहीं क्या सीखना चाहते हैं। तो टोनी कहते हैं मैं उनसे पूछता हूँ नए कैंडिडेट को, तुम क्या सीखना चाहते हो। और ये क्वेश्चन तो मैं भी पूछता हूँ ऑलमोस्ट हर किसी से कि पिछली नौकरी तुमने क्यों छोड़ी थी। ये कोई नया बात नहीं है, सभी लोग पूछते हैं, लेकिन इसका आंसर बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब भी आप इस तरह का क्वेश्चन पूछते हैं तो इससे आपको मालूम पड़ जाएगा कि वो आदमी गोल गोल घुमा रहा है या आपको दे रहा है क्रिस्प क्लियर स्टोरी। अगर वो बोलते हैं ना मेरा पिछला वाला बॉस बहुत बेकार था या मेरी कंपनी में पॉलिटिक्स चलती थी, तो फिर मैं उनसे पूछता हूँ तो तुमने किया क्या उसके बारे में। तुमको जॉब से निकाला जा रहा था या तुम वहाँ खुश नहीं थे, पॉलिटिक्स चल रही थी, छोड़ दिया, गिव अप कर दिया, क्या किया तुमने, तुम लड़े क्यों नहीं। और जब तुम वहाँ से जॉब छोड़ के आए हो तो अपना काम ऐसे छोड़ के आ गए, आधा अधूरा झंझट छोड़ के आए हो कि उसको सॉल्व करके आए हो। और तुमने क्या क्या किया वहां पे ताकि पक्का हो जाए कि वहां सब कुछ मेरे आने के बाद भी सही तरीके से काम चलता रहेगा। एक रिस्पॉन्सिबल आदमी वर्सेस एक एरोगेंट आदमी। मैं सवाल पूछता था और मुझे नहीं पता था कि एग्जैक्टली यही चीजें मैं जानना चाहता था। अब मुझे शब्द मिल गए ये जानने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछते हैं टोनी, आप हमारी कंपनी क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, और उनका रीजन पिछले वाला जॉब से अलग होना चाहिए। पिछली वाली जॉब क्यों छोड़ी, मैनेजर बेकार था। ये वाली कंपनी क्यों ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि मैनेजर अच्छा है ना। इतने से काम नहीं चलेगा बाबू। इनके पास कुछ नई कहानी होनी चाहिए कि किस चीज के बारे में एक्साइटेड हो, यहां पर क्यों आए हो, क्या चाहते हो यहां से। हो सकता है ये बोलेंगे कि मैंने इनके बारे में पढ़ा है, आशीष सर के बारे में पढ़ा है, मैं इनके साथ काम करना चाहता हूं। और वो ये भी बता सकते हैं कि आपके साथ मुझे वो चीजें देख रहा हूं, आपको फॉलो कर रहा हूं बहुत दिन से वीडियो में, तो मैं आपके साथ काम करके डेवलप करना चाहता हूं। जैसे कि ये खुद टोनी फेडल गए थे जनरल मैजिक में, तो उसके जो बिल एटकिंसन नाम था उसका फाउंडर का, तो ही वाज कंसिडर्ड एज सिलिकॉन वैली का वन ऑफ द फाउंडिंग फादर, और उसके साथ काम करके इनको सीखना था। या बहुत से लोग इलॉन मस्क के पास जाना चाहते हैं, ज़करबर्ग के पास जाना चाहते हैं, तो उनके साथ काम करने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। अगर ऐसी कोई स्टोरी है तब तो अच्छी बात है। और खाली तुम आ गए हो कि भैया काम नहीं मिल रहा है, पैसा कमाना है, वही सब चीज़ें, तो इसका मतलब यू आर नॉट वेरी पैशनेट पर्सन। एक और अच्छा तरीका है कि एक बंदे को काम करवाओ, उनके साथ काम करो, बजाय ये पूछने कि तुम क्या क्या काम करे हो, क्या क्या काम करते हो, उनको काम करा के देख लो। आप इंटरव्यू भी कर सकते हो, एक प्रॉब्लम उठाओ और दोनों साथ में सॉल्व करो। और जब आप सवाल पूछो तो कोई ऐसा सब्जेक्ट पे सवाल पूछो जिसमें आप दोनों फेमिलियर तो हो लेकिन एक्सपर्ट दोनों में से कोई नहीं है। अगर आपने उनका डोमेन ले लिया जिसमें वो सब जानते हैं तो वो स्मार्टर साउंड करेंगे आपके सामने। और अगर आपने कोई ऐसा सवाल पूछा है जो आप अच्छे से जानते हैं तो आपको लगेगा इसको कुछ पता ही नहीं है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि सब्जेक्ट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि वो आदमी सोचता कैसे है उस प्रॉब्लम के बारे में। क्योंकि जब वो काम करेगा ना तो उसको नए तरीके से सोचना पड़ेगा प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में। आप व्हाइट बोर्ड खड़ा करो उसके सामने और बोलो अच्छा ठीक है, एक नंबर 1 पॉइंट पे ये करेंगे, इस प्रॉब्लम को ऐसे टैकल करेंगे। आप देखिए कि किस तरह के सवाल पूछता है वो आदमी जब उस प्रॉब्लम के ऊपर काम कर रहा है। वो कौन कौन से अप्रोच सजेस्ट कर रहा है, क्या वो कस्टमर के बारे में पूछ रहा है कि खाली प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहा है। जब वो उस प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहा है तो वो एम्पैथेटिक है या ऑब्लिवियस है। एम्पैथेटिक मतलब वो खुद केयर करता है या अरे जैसा भी बनता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, ऐसा एटीट्यूड है उसका। क्योंकि आप इस आदमी को केवल इसलिए नहीं रख रहे हैं जॉब पे जो आज उसको काम मिला है, खाली उसके लिए नहीं रखा है। इनको तो आप इसलिए रख रहे हैं ताकि फ्यूचर में जो प्रॉब्लम्स अभी तक आई नहीं है उसको वो लोग कैसे कमिट कर सकते हैं,
जो नई नई फ्यूचर में प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, जब ग्रो करेंगे तब। स्टार्टअप्स जो होती हैं, स्टार्टअप्स एक जानवर की तरह होती हैं, ग्रो करती हुई रहती हैं, पौधे की तरह होती हैं, और जैसे जैसे उसके अंदर में लोग ग्रो होते हैं ऐसे ऐसे स्टार्टअप ग्रो होती है। बोलते ये चीज़ हमको पता था, इसलिए हमने अच्छे लोगों को हायर करने की कोशिश की, उनको ट्रस्ट किया, और इसलिए हमारा कंपनी नेस्ट 100 से 200 पे पहुंच गया, 200 से 700 पे पहुंच गया। लेकिन ध्यान रखना है, और ये चीज़ अक्सर हो जाता है कि जब आप ग्रो करते हैं, आपके पास फंडिंग आ चुकी है, तो आप बहुत तेज़ ग्रो करने की कोशिश करते हैं। वो गलती भी नहीं करनी है। आज समझ में आ गया कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस? अगर आपको समझ में आ गया है तो ये क्वेश्चंस को आप लोग लिखिएगा अपनी कॉपी में, मॉक इंटरव्यू लीजिएगा आपस में, खुद के साथ, एक दूसरे के साथ, कि कुछ प्रॉब्लम्स लीजिएगा जिसमें आप दोनों से एक्सपर्ट नहीं है, और उस पर देखिए कैसे आप थिंक थ्रू करते हैं, देन देखिए कैसे हायर कर सकते हैं। और खोजते रहिए ग्रेट रिक्रूटर, जाकर नेट पे सर्च करिएगा, लिंक्डइन पे ग्रेट रिक्रूटर्स कौन कौन से हैं, कहाँ से पाएं आप अच्छी टीम, बिकॉज अच्छी टीम बनाना बहुत मुश्किल काम है। बाय।